बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है कराची में। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहते हैं कि खिलाड़ी की एज कोई भी हो जाए, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो टीम में ज़रूर जो है जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। और जिस तरीके की उन्होंने धुआंधार कॉन्फ्रेंस की है, ऐसा लगता है कि अब इफ्तिखार अहमद भी अगर परफॉर्मेंस दे दें तो टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन 3 टेस्ट मैचेस में 192 रन स्कोर करने वाले, 94 बेस्ट अपनी इनिंग का खेलने वाले शान मसूद ये कहते हैं फखर जमान के हवाले से कि फखर जमान 3 टेस्ट मैचेस में तो कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी तरजीहात में वो शायद ऐसा लगता है कि शामिल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 40 साल वाला भी परफॉर्म करे तो वो टीम में आ जाता है। फिर थोड़ी सी मॉडर्न क्रिकेट की जब बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि इस मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हम तमाम खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर जो परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, और उन्हें मौका जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि खासकर कामरान गुलाम के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो हमारे प्लान का हिस्सा है और यहां पर अगर वो परफॉर्म नहीं होता कोई मिडिल ऑर्डर पर तो दूसरे टेस्ट मैच में जरूर हम उसको आजमाने की कोशिश करेंगे। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जाहिद महमूद के हवाले से कि विकेट देखकर हम फैसला करेंगे कि जाहिद महमूद को टीम में उसे 11 रुकनी स्क्वाड में खिलाना है या नहीं खिलाना है। फिर उनसे बहुत से सवालात हुए और फिर खासकर विकेट कीपर बैटर्स सरफराज अहमद के हवाले से उनसे बात हुई तो सरफराज अहमद के हवाले से वो कहते हैं कि सरफराज अहमद हमारे पास है शॉर्ट टर्म का बेहतरीन विकेट कीपर है। मोहम्मद रिजवान के बाद कोई विकेट कीपर हमारे पास मौजूद है तो वो सरफराज अहमद है। तो यकीनन जहां वो सरफराज को तरजीह दे रहे हैं, जहां वो इफ्तिखार को तरजीह दे रहे हैं, जहां वो दीगर खिलाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन उनके प्लान में शायद ऐसा सरफराज के साथ जहां पर उन्होंने जो जातियां की हैं, जहां पर उन्हें नहीं मौके मिले हैं, उन्हें मौका देने की जरूरत है। लेकिन तमाम खिलाड़ियों को तो वो मौका देने के लिए प्लान का हिस्सा कह रहे हैं, लेकिन फखर जमान के हवाले से उनके पास शायद कोई ऐसा मुस्बत प्लान नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुस्तकबिल में कोई जो है मौका दिया जाए। 3 टेस्ट मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शान मसूद है कब अपनी इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले फखर जमान को मौका देते हैं, आया देखते हैं। जब फखर जमान से या उन्होंने दूसरी चीज ये भी कही कि फखर अगर कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं तो शायद टीम का हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है और उससे कबल तमाम ही ग्राउंड्स की तामीराती काम का सिलसिला जारी है। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में भी तामीराती काम का सिलसिला जारी है। फिर तीसरी तरफ आए तो चैंपियंस वनडे कप का अख्तिताम हो गया और चैंपियंस बनी पैंथर की टीम। मार्कोस को फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्कोस की वो टीम है जो ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी और इस कारकर्दगी की बदौलत हमने देखा कि जब उनके कप्तान यहां से मोहम्मद रिजवान गए तो ऐसा लगा कि टीम का शिराजा ही बिखर गया। 3 मैचेस कंटिन्यू वो हार गए जो लगातार मैच जीतते हुए दिखाई दे रही थे। फिर एक है जहां से उन्हें एलिमिनेटेड 2 के अंदर जहां बारिश ने उनका भरपूर तौर पर साथ दिया और मैच मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके बेस पे लायंस के खिलाफ इन्होंने पॉइंट टेबल पर जो है फाइनल खेलने का क्वालिफाई किया और जहां फाइनल में पैंथर की टीम ने इनको शिकस्त दिया। पैंथर की तरफ से अगर हम बात कर लें तो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद हसनैन करते दिखाई दिए हैं और अरफात मिनास ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद हसनैन के हवाले से बात करेंगे और मोहम्मद हसनैन इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बॉलर रहे। हम अपने शो के अंदर मोहम्मद हसनैन के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे हैं कि उन्हें कब मौका फराम किया जाएगा। जहां मोहम्मद हसनैन को मौका फराम करने की बात है वहां पर नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका देने की ज़रूरत है और ये कब अमल में आता है इसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अच्छे अंदाज में जो है शान मसूद ने जवाब दिया कि मौका उन्हें मिलेगा जो परफॉर्म करते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि 40 साल वाले, इस बात को शायद हर कोई नोट करता दिखाई दे रहा है कि शान मसूद ने यह जुमला क्यों कहा कि 40 साल वाले भी परफॉर्म करने वाले टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इन सारी सूरत-ए-हाल पे हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काशिफ अहमद फारूकी साहब हैं, मौजूद हैं ऑर्गेनाइजर हैं और साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और जावेद साहब से मैं ज़रूर आज भी पूछना चाहूँगा क्योंकि बड़ी इससे कबल जितनी भी हमारे पास शो में इन्होंने बातें की हैं बहुत हद तक वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज जिस तरह शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सी बातें भी मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले काशिफ अहमद फारूकी साहब की तरफ चलते हैं। और काशिफ साहब ने जो है ओलंपिक्स के हवाले से बहुत सी बातें भी करनी हैं, लेकिन ये साबका क्रिकेटर भी हैं, अंडर 14 भी खेल चुके हैं, अंडर 16 भी खेल चुके हैं, अंडर
अंडर 19 भी खेल चुका है और कराची को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और बहुत कुछ है ये क्रिकेटर की हैसियत से अचीव भी कर चुके हैं। आजकल निजी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं और साथ साथ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से ये मीडिया कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फिर लास्ट सिंध गेम्स हुए थे कराची के अंदर, वहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ काशिफ अहमद फारूकी साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर के हैसियत से काम कर रहे थे। तो काशिफ साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आप शो के अंदर आए और जिस तरह क्योंकि आपने तमाम ही खेल में अबूर हासिल किया हुआ है तो हमने क्रिकेट से आगाज़ करना है और इस क्रिकेट के आगाज़ में हम बात करेंगे शान मसूद के हवाले से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को हम पूरा मौका दे रहे हैं। कल को ये ना हो कि नौजवान खिलाड़ी जब टीम से बाहर हो और परफॉर्मेंस ना कर रहे हो तो हमारे पास जवाब हो उनके लिए कि अगर उन्होंने 10 टेस्ट खेले, परफॉर्म नहीं किया, इस बेस पे हमने बाहर किया। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम रहा है का यहाँ पर शान मसूद का, जो उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए नौजवान खिलाड़ियों के लिए? नहीं, नौजवान खिलाड़ी के लिए तो पीसीबी ने हमेशा ही उसके लिए काम करते रहे, मगर जहाँ तक शान मसूद का मौक़िफ़ है, आपने खुद इसको नोट किया है कि वो ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ियों पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं कि वो आने वाले दौर में वो भी सीनियर होने वाले हैं। क्यों आपका मोहम्मद रिजवान हो गए और इफ्तिखार हो गए, ये सब जो है ना ये सीनियर खिलाड़ियों में शामिल है और ये भी अब 35 क्रॉस कर चुके हैं तो 40 के करीब है। तो कहने का मकसद उनका इस बात पे लोबो आप जो समझ में आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की में आज की, कि वो ज़्यादातर ये कहने का मकसद उनका ये है कि अगर उसकी उम्र 40 से भी अबव कर गई हो मगर वो मुसलसल डोमेस्टिक में और मुख्तलिफ टूर्नामेंट में वो परफॉर्मेंस देता रहा है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा आने वाले सीरीज़ में। तो कहने का मकसद है उनका जो ज़्यादातर शान मसूद का जो ज़्यादातर जो फोकस था वो ज़्यादातर आपको पता है उनकी तजर्बेकार खिलाड़ियों पे था, क्योंकि आने वाले दौर में तो ये भी अब तजर्बे उन्होंने तो बाबर आजम को कह दिया कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, हम भी तस्लीम करते हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है बाबर आजम, लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस की बात होती है और परफॉर्मेंस जो कर रहा हो वो हम कहते हैं कि वो टीम का हिस्सा हो। बाबर आजम अगर 8 टेस्ट मैच में आखिरी के 16 इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाते हैं तो शायद उनकी जगह बनती भी दिखाई नहीं देती है टेस्ट मैचेस के अंदर। बड़े खिलाड़ी जरूर हैं बाबर आजम और एक इनिंग उनके दरकार होती है फॉर्म में आने की। काशिफ साहब, कितना आप समझते हैं कि तजुर्बाकार खिलाड़ी को एक मौके की जरूरत होती है, अगर वो एक मौके पर रन कर लेता है तो एतमाद बहाल हो जाता है? कहते हैं क्रिकेट बाबर के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, क्रिकेट बाई चांस हम लोग कहते हैं कि एक गेंद की क्रिकेट है, इसमें तो हर बड़े खिलाड़ियों पे बैट पैच आता है। तो आपको कोहली पे विराट कोहली पे भी कितने अरसे तक आया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीम से निकाल दिया। क्यों बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट का रील की हड्डी की हैसियत रखता है। उसका ना होना, जैसे एक दौर में अभी पिछले दौर में शाहिद आफरीदी, भले वो रन करे ना करे, वनडे और T20 में उनका नाम था, तो वो खेलते ही खेलते थे, क्योंकि ये एक सामने वाली टीम के लिए मुश्किल होती है कि किसी वक्त भी कुछ भी कर देंगे। इसी तरह अभी जो करंटली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो आपका मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रील की हड्डी समझा जाता है। हाँ, ये है कि अभी इनके साथ बैट पैच चल रहा है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की पूरी कौम को उम्मीद है कि वो परफॉर्मेंस करे। मगर बहरहाल पाकिस्तान के लिए बाबर आजम नंबर 1 है, वर्ल्ड के नंबर 1 है, तो इनको खेलना भी जरूर, हाँ इनको फोकस ज़रूर करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मैं छोटा मुँह बड़ी बात कि बाबर आजम को खुद उसको पता है कि उसको कहाँ खड़ा होना है, कहाँ स्टैंड करना है और कहाँ रन करके अपनी टीम को किस पोजीशन पर खड़ा करना है। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मौजूदा दौर में बाबर आजम एक रील की हड्डी का, बाबर आजम रील की हड्डी की हैसियत रखते हैं टेस्ट मैच के अंदर, वनडे के अंदर और T20 के अंदर है। और हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं और रील की हड्डी तो यहाँ बाबर आजम रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शान मसूद कहते हैं कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर सरफराज अहमद है और सरफराज भी टीम का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि नौजवान विकेट कीपर्स को हम टेस्ट मैचेस के अंदर मौका इतना जल्दी नहीं दे सकते हैं, हमने इसीलिए सरफराज को टीम के साथ रखा हुआ है। एक जानिब वो फेवर भी कर रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों को, दूसरी जानिब तजुर्बाकार खिलाड़ियों को भी वो ये कहते नज़र आते हैं कि अगर ना रखा जाए तो शायद उनके साथ भी ज़्यादती होगी। मोइन भाई देखें, आज जो शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ उस पूल के लिए थी जो हम और आप यहाँ बैठ के बातें करते हैं कि सिलेक्शन जब होगी
इसी पूल से ही प्लेयर जो हैं वो कौमी टीम के लिए सिलेक्ट होंगे। मैं उसी तनाज़र में देख रहा हूँ, कोई ख़ास एक चीज़ जो शान ने कही हो, जैसे वो कह रहे हैं कि हम हर मैच में जो ना अलग कम्बिनेशन बनाएंगे। ये कप्तान पहले दिन से कभी भी नहीं कहता, मैच टू मैच कम्बिनेशन कभी नहीं बनता। जब पहला मैच हो जाता है तो कम्बिनेशन तो आपका तभी बन जाता है। और फिर जैसे सरफराज के बारे में कहा, भाई सरफराज के बारे में आप ये कह रहे हैं, आप दोनों साइडें रख रहे हैं। एक यंग जो कीपर आने वाले हैं टीम में, उनके दरवाजे भी आपने बंद कर दिए, और सरफराज को भी आपने लॉलीपॉप दे दिया कि सरफराज बैकअप में, रिजवान की बैकअप में सरफराज खेलेगा। आप देख लें, इससे पहले भी सीरीज थी, सरफराज को तो आपने मौका ही नहीं दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं समझ रहा हूँ सिर्फ ये उसी पूल के प्लेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी जिस पे हम जो है बात करें कि शान ने ये अलग से बात कर दी। शान ने वही बात करनी है जो उन्हें बताई गई थी, वही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। जिस तरीके से हम बांग्लादेश से हारे और यही शान से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि यार हम तो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते रहे, अब टेस्ट क्रिकेट आ गई है रेड बॉल में, तो ये वजह बनी हमारी जो है परफॉर्मेंस सही नहीं हुई। तो परफॉर्मेंस सही नहीं हुई है। आप 10 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल लेते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बाईस हम शायद टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बांग्लादेश के खिलाफ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और खासकर बांग्लादेश के खिलाफ जहां शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वहां हम डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों नहीं फोकियत दी है। वो कह रहे हैं कि एक जानिब है हम तकरीबन 10 माह के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस, तो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले आप प्लेयर्स को चांस दे देते ना, आप वहां पर परफॉर्मेंस उसकी देख लेते हैं। कामरान गुलाम कह रहे हैं मुस्तकिल हमारे टीम का हिस्सा है यहाँ पर कामरान गुलाम। अगर कामरान गुलाम मुसलसल 3 साल से 4 साल से रन स्कोर कर रहा है डोमेस्टिक से, तो उसका तो राइट बनता है। आप उसे मौका अभी नहीं देंगे तो कब देंगे? मोइन भाई देखें ना, यही तो लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं ना। देखें, आप कह रहे हैं कि ये जो है हमारे गेम प्लान का हिस्सा है कामरान गुलाम। कामरान गुलाम जो है वो परफॉर्मेंस दे दे के थक गया, आप और उससे क्या चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस तनाज़र में कह रहे थे कि हम अगर 40 साल का भी प्लेयर जो है अगर परफॉर्म करेगा तो वो टीम में आ सकता है। इसका मतलब ये आप इंतज़ार कर रहे हैं कामरान गुलाम का कि वो भी 35-40 में चला जाए, क्या फिर उसे चांस देंगे? इन सारी चीज़ों को जवाब मत बनाएं भाई। देखिए प्लेयर जो है, जब डोमेस्टिक हम कहते हैं ना, हमारी जो बेस है वो ग्रास रूट लेवल से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अगर डोमेस्टिक में आपको परफॉर्मिंग करके दे रहे हैं प्लेयर, तो भाई फिर तो उनका राइट बनता है ना वो टीम में है। जब आपने वो परफॉर्मेंस दे रहे, अब उसकी जिंदा मिसाल देख लें, आपने जब ये टीम अनाउंस किए उसके बाद कामरान गुलाम को आपने ये जो वनडे कप वाला जो आपने मेला सजाया था, ये चैंपियंस वनडे कप वाला, उसमें कामरान गुलाम लग ही नहीं रहा था। उसको मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल नर्वस हो गया, नर्वस भाई, मायूसी के आलम में वो कह रहा था, लग ही नहीं रहा था ये वो कामरान गुलाम है। जब चैंपियन कप शुरू हुआ तो कंटिन्यू उसने 200 कर दिए थे। जब टीम का ऐलान हुआ तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जैसे ही टीम का ऐलान होता है उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो पे चली गई। आज देखे ना, जो ये कल आप रस्मी कार्रवाई जो फाइनल की हुई है उसमें बिल्कुल बारखोर को देख लें, उनके 8 प्लेयर जो है वो डबल फिगर में नहीं जा सके, इतनी बड़ी टीम थी। आपने देखें जब इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया, इसके लिए इतने फंड्स आपने खर्च कर दिए कि हम ये इस वजह से करवा रहे कि यहाँ से टैलेंट निकलेगा भाई। टैलेंट पे आपने बड़ी अच्छी बात की, टैलेंट पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसनैन 17 विकेट लेकर इस टूर्नामेंट के सबसे टॉप विकेट कीपर बॉलर होते हैं, बॉलर्स बनते हैं। इसी तरह 274 रन स्कोर करके उस्मान खान सबसे बेहतरीन बैटर्स का रूप धारते हैं, बेहतरीन विकेट कीपर उनके हिस्से में आता है, वो टीम में मौजूद नहीं है। हसनैन टीम में मौजूद नहीं है। इमर्जिंग प्लेयर अली रजा पे शायद बोल्ड बड़ा मेहरबान नजर आ रहा है और इमर्जिंग प्लेयर की हैसियत से उन्हें कल अवार्ड भी दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं अली रजा जिस तरह अंडर 19 सतह पर उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, 4 विकेटें उसने हासिल की, मुस्तकबिल का अच्छा बॉलर। आज शाहिद मसूद ने अली रजा के हवाले से भी बड़ी अच्छी बात कही कि एक अच्छा फास्ट बॉलर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा गेम प्लान में अली रजा को अपने साथ रखा हुआ है उन्होंने। तो मुस्तकबिल में अली रजा भी शायद पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट होते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो चीज़ है ना कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स अगर मौका उन्हें ना मिले तो शायद है, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि जब टीम का अनाउंस नहीं हुआ था टेस्ट टीम का, उससे कबल आप कामरान गुलाम की इनिंग देख लें, वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां स्कोर कर रहे थे। जैसे ही टीम का ऐलान हुआ उनके अंदर शायद नफसियाती एक चीज आ जाती है जहन में कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो परफॉर्मेंस देकर क्या फायदा। और वही हुआ, परफॉर्म नहीं दे रहे हैं कामरान गुलाम, उसके बाद उनकी टीम भी परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई। और भाई देखें, आप देखें, हम जो 99% जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे जो क्रिकेट को समझते थे, उन सबको पता था कि कामरान गुलाम जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है वो इस दफा नेशनल टीम में होगा। इन सारी चीजों के बावजूद
आपने बिल्कुल उठा के जो और है उससे भी बरक से ये आपने काम किया कि उसे रिजर्व प्लेयर रिजर्व प्लेयर में 15 में आप रखते तो शायद एक चीज होता है कि आज बिल्कुल। भी कल वो खेलने के चांसेस में हो। यहाँ तो आप आपने कहते हैं जी रिजर्व डग में आउट में हमको उसको नहीं बिठा सकते, वो जो है डोमेस्टिक खेलता रहे, जो है वो बिल्कुल रन में अपनी फॉर्म लगी रहे, और जिनको जरूरत थी कि वो जो है क्रिकेट खेले उनको आपने कहा नहीं जी आराम करेंगे, 6-7 दिन पहले आपने ये सब कुछ करवाना है। वर्ल्ड कप ये जो आपको टेस्ट सीरीज है अभी इसमें भी 7 दिन बाकी, 8 दिन बाकी हैं, तो यार ये तो इन प्लेयर्स को आराम देना था। वो जो मकसद रन्स कर रहा है, जो बिल्कुल तसलसल के साथ रन्स कर रहा है, आपको चाहिए तो कि उनको टीम में शामिल बिल्कुल करते। उनको टीम में शामिल किया। काशिम अहमद फारूकी की तरफ आते हैं। कप्तान कहते हैं कि यहाँ पर हम मैच टू मैच कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस हम बांग्लादेश के खिलाफ हार गए, वहां मैच टू मैच हमने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान बयान दे रहे हैं अब कि मैच टू मैच कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी ऐलान है, 3 रिजर्व प्लेयर हैं, बल्कि जाहिद महमूद टीम के साथ मौजूद हैं। 2 प्लेयर्स अब उसमें बाकायदा शामिल हैं, मोहम्मद अली और कामरान गुलाम। तो आप समझ रहे हैं काशिम साहब, मैच टू मैच कॉम्बिनेशन बनाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिखाई नहीं देता सेलेक्टर्स के लिए कोई? सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं, अभी भी पाकिस्तान के बोर्ड जो है ना, पूरी उम्मीद है कि वो ये टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा है। ये भी आप बांग्लादेश से हार गए तो आप जितनी भी सीरीज है इनको लगातार जीतना है, बल्कि वाइट वॉश करेंगे तो तब जाके वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा रहा है, जबकि यहाँ पर क्रिकेट छोटी बड़ी कुछ नहीं है। टेस्ट मैच में पता चलता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। वनडे में तो हर छोटी टीम बड़ी टीम को, बड़ी टीम छोटी टीम को मार देती है, और T20 में तो वो बड़ी फास्ट क्रिकेट है। सही मानों में जो क्रिकेट देखी जाती है और देखी जाती थी वो है टेस्ट मैच। मगर आप जब बांग्लादेश जैसी टीम से, और वो भी वाइट वॉश हो रहे हैं, बराबर भी नहीं हो रहा कि एक मैच जीत जाए, मगर वाइट वॉश हो रहे हैं, तो वो आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलें इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी तो आपने ये बना दिया है वही, जो कि फलाना से हम जीतेंगे तो फलाना से हम पहुंचेंगे तो हम इस रैंकिंग पे। अभी आप जब 10-10 महीने के बाद, आपको इतने बड़े बड़े गैप के बाद आपको जब टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो हमारे अच्छे खिलाड़ी पुराने और जो नए लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं, वो वहां तक आते आते जब उनकी बारी आएगी तो वो हो सकता है नर्वस हो जाएं और वो परफॉर्म ना दे सके जो इनकी कंटिन्यूटी चल रही है। क्योंकि हर क्रिकेटर पे, जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले भी अर्ज किया कि हर क्रिकेटर पे कोई ना कोई बैड पैच आता है। जैसे कि कामरान गुलाम मुसलसल अभी वनडे में रन पे रन की ढेर लगाए हुए थे, मगर जहां उनको नजर आया कि टीम में ही उनका नाम है तो नफ्सियात हो जाता है। मगर देखिए ये सपोर्ट होना चाहिए। मुझे फिर वही बात है कि गलत नहीं कहना चाहिए पीछे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई 2 टैंक 3 टैंक काम कर रहे हैं। चले 2 टैंक 3 टैंक काम कर रहे हैं, प्लेयर पावर काम कर रही है। लेकिन उधर हम दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद यूसुफ ने जो है ना इस्तीफा दे दिया है, और इस पर जावेद साहब से ज़रूर बात करूंगा। जावेद साहब, मोहम्मद यूसुफ इस्तीफा दे देते हैं सिलेक्शन कमेटी से, लेकिन दीगर अहदों पर वो काम करते रहेंगे, और उन्होंने निजी मसरूफियात कहा है। मोहम्मद यूसुफ भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अभी मुंसलिक हैं, और आप समझते हैं कि इस मौके पर जब एक बड़ी टीम पाकिस्तान के दौरे पे है आ रही है, और उससे कबल एक मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े बल्लेबाज जो है इस्तीफ़ा देना, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं, वो ग्राउंड्स के अंदर जाके नौजवान खिलाड़ियों को और ख़ासकर पाकिस्तान टीम के बैटर्स को बहुत कुछ सिखा सकते, बहुत कुछ हुनर दे सकते थे, वहाँ शायद उससे कबल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मोइन भाई देखें, इसको भी आप इसी तनाज़र में ले आए। देखें मोहम्मद यूसुफ की जो खिदमात है और जो उनकी सलाहियतें हैं, जो वो कौमी टीम को प्रोवाइड कर रहे थे और नए आने वाले बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है अभी सिर्फ आधा सच बोला है। आधे सच से मुराद है कि उन्होंने सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, ना कि उन्होंने PCB का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उससे नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद जैसे ये टूर ख़त्म होगा इंग्लैंड का, मुझे ये लग रहा है कि ये जो आधा सच है वो जब मोहम्मद यूसुफ खुद अपनी ज़बानी पूरे सच में कन्वर्ट करेंगे तो ये पंडोरा बॉक्स जो है ये खुलेगा। ये काफ़ी चीज़ें भाई, आप सिलेक्शन कमेटी में होते हुए आपके मशवरों को जब नज़रअंदाज किया जाएगा, आपकी नहीं मानी जाएगी। अगर आप किसी प्लेयर का बता रहे कि भाई ये परफॉर्मर है, इसे टीम में शामिल करें, जब आपकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी, वहाँ सिर्फ जो है मुझे लग रहा है कि कोच जो है बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ताकतवर हैं। अब कोचिंग स्टाफ जो है ये गिलेस्पी के साथ और कप्तान के साथ मिलकर और बोर्ड के साथ मिलकर वही जब सारे फैसले करेंगे तो ये नुमाइशी आपने जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन बनाए हुए हैं जहां आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो मैं नहीं समझता था कि सिलेक्शन कमेटी में उनको रहना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा देना था तो मैं ये चाहूंगा कि भाई आप बिल्कुल जो है और जो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप उसका भी इस्तीफा दे देते, बिल्कुल आप अलग थलग होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते कि भाई ये वजह है। अब नजी मसरूफियात सुन सुन के आपको पता है सब समझने लग पड़े नजी मसरूफियात क्या होती हैं, बिल्कुल निजी मसरूफियात क्या होती हैं, इस पर जरूर है काशिफ साहब से भी बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ के हवाले से एक ऐसे टाइम पर मोराल थोड़ा सा डाउन होता है काशिफ साहब है, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और 14, 16, 19 भी क्रिकेट खेलते रहे हैं आप, मोराल डाउन होता है एक बड़ा प्लेयर और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हो और उससे इस वक्त पर जब पाकिस्तान की पोजीशन भी टेस्ट में जो है ऐसा लगता है कि 8वें नंबर पर मौजूद हैं, ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, ऐसे फैसले पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। देखिए सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस और दूसरी परफॉर्मेंस को देखकर वो टीम को यकजा करने के लिए 25-30 नाम देते हैं, फिर उसमें से फिर आपके सॉर्ट आउट होकर फिर 15 नाम 16 नाम रखे जाते हैं टीम में, फिर उन्हीं को प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर उन्हीं में से टेस्ट मैच या वनडे मैच खेला जाता है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके पास कोई प्रेशर तो नहीं होगा, मगर उनको आने वाले दौर में कुछ ना कुछ उनको नज़र आया जिस पे इन्होंने सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन दिया है, वो भी आज की रिपोर्ट है। तो उन्होंने बाकी चीज़ों में तो काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी वहाँ पर नहीं चल रही हो जहाँ वो बताना चाह रहे हो या कुछ गाइड करना चाह रहे हो, अरबार व अख्तियार को बताना चाह रहे हो कि फलाना को रख लें या फलाना को टीम में रखें तो आगे जाके परफॉर्म देगा। हो सकता है उनकी बात कहीं कहीं नहीं मानी जा रही हो, जिसकी वजह से आने वाले दौर में उनको ऐसा ना हो कि उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाए कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है फलाना जगह से और जिस वजह से मेरी बात नहीं मानी है। मगर खैर पीसीबी के खिलाफ तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे, बस वो अपनी जॉब को भी बचाना है और अपने काम को भी सही करना है। आपने ये देखा है कि जिसको इसको कोई ना कोई एक ऊपर से चला रहा होता है, जिसको टीम में रखना है उसको रखना है और जिसको नहीं रखना है उसको नहीं रखना है। लेकिन तो ये तो आप तस्लीम करेंगे ना, जब सिलेक्शन कमेटी का रुकन होता है उनको इसीलिए रखा जाता है। भाई अभी आइकॉन रखा है इतने लाख में, 4-4, 5-5 आइकॉन, ये इसका क्या जरूरत है? मगर सबको नवाजा जा रहा है सबको, मगर जो उनकी चीजें है ना, जो सिलेक्शन कमेटी, जब हम भी खेलते थे सिलेक्शन कमेटी का सलाउद्दीन सल्लू भाई एक बड़े मानव केसीसीए के भी उस वक्त कराची क्रिकेट एसोसिएशन थी, अब रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन बन गई, नाम का फर्क है मगर काम वही कर रही थी। तो उस वक्त केसीसीए की भी सिलेक्टर थे और पाकिस्तान अंडर 19 के भी सिलेक्टर थे और पाकिस्तान टीम में भी रुकन थे। तो सलाउद्दीन सल्लू भाई का एक बड़ा नाम था, ये 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ, 90 से 2000। तो उनकी बात मानी जाती थी, वो जो टीम देते थे सिलेक्ट करके, आया कि 1-2 बच्चों का फर्क होता था मगर, और वही टीम कराची की जीतती थी लाहौर से। भाई सल्लू भाई ने भी आपकी सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई थी, उनसे मशवरा करके अनाउंस करते थे ना, सबकी बात मानते थे, फिर वो बताते थे, फिर खुद अनाउंस करते थे, तो उनकी अनाउंस की हुई टीम पे कभी भी कोई उंगली नहीं उठाता था। हकीकत है, मगर अब जो सिलेक्शन कमेटी का जो रहा है ना, वो एक आपका डमी रह गया है जो हमें नजर आ रहा है। मगर बोलना भी बेकार है क्योंकि पीसीबी भी हमारा है, ये खिलाड़ी भी हमारे हैं, मगर वो जो कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है, बोलता कोई नहीं है। मगर कहने का मकसद है कि भाई अब भी आंख खोलें, जब श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीम टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, वहां पर श्रीलंका ने अभी न्यूजीलैंड को अभी वर्ल्ड वॉश करा है, फिर पाकिस्तान में ही बांग्लादेश ने कर दिया। तो ये छोटी बड़ी नहीं है, हमें बेहतरी लानी है तो अपने क्रिकेट में लानी है और मेरिट और हक पे रखने वाले खिलाड़ियों को, बिल्कुल मेरिट और हक पे रखने वाले खिलाड़ियों को मौका फराहम करना है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, मौका कब फराहम होगा? यहाँ पर तो विकेटों के जो है पीछे गुल्लियां उड़ाते दिखाई दिए मोहम्मद हसनैन है, लेकिन मौका कब मिलेगा हसनैन को? देखिए मोइन भाई, देखें अभी अगर आप हसनैन के बारे में सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि जी है ये जो चैंपियन ट्रॉफी का आगे जो इवेंट आने वाला है हमने उस प्लान में रखा हुआ हसनैन को। हसनैन ने देखें इन बेजान विकेटों पे क्या शानदार बॉलिंग स्पेल्स किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते फैसलाबाद के विकेट पे जो है फास्ट बॉलर इस तरह के बॉलिंग करके देगा। हसनैन देखे टॉप विकेट टेकर, 17 विकेटें ली हैं और आपको पता मैन ऑफ द टूर्नामेंट है
और फिर आप देखें हसनैन के साथ क्या जाती, आप भाई कम से कम ये है, ये टेस्ट सीरीज आ रही और हसनैन खुद भी चाह रहा था। आपके पास तो पहले एक लेजेंड बॉलर थे, जब उनसे टेस्ट के कहा कि टेस्ट आपने 5 रोजा क्रिकेट खेल लिए, तो 5 रोजा क्रिकेट के लिए अपने आप को फिर तस्वर ही नहीं करते। आपने उनको फिर भी टीम में लेकर आपने T20 खिला दिए, वनडे खिला दिए, और एक ऐसा बॉलर जो बिल्कुल तसलसल के साथ परफॉर्म्स कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि भाई मेरा असल फोकस जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। तो आपको चाहिए था, अब यहां से टैलेंट अगर निकला है, हसनैन दोबारा रिदम में आ गया है, तो आप उसकी सलाहियतों से इंग्लैंड के खिलाफ फायदा उठाते, ना कि आप कह दे कि जी हमने ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है हसनैन को जो है उस प्रोग्राम में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हसनैन ने जो बॉलिंग की है तो हसनैन का राइट बनता था कि उस वक्त जो है वो नेशनल टीम में होते, और आपकी जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग जो है, वो पहले जब 2-3 ओवर जब कराते हैं तो ही आपको पता चल जाता है। कल भी देख लें, आपने मारखोर के खिलाफ जो है हसनैन ने जो बॉलिंग की है, उनके 8 बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में नहीं गए, और इन्होंने जो बेहतरीन बॉलिंग की है उसका क्रेडिट जो है हसनैन को जाता है। और लेकिन बात वही है, जैसे कामरान गुलाम हो गया, हसनैन हो गया, इन सारी चीजें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, असल मसला है कि आप चांस कब देंगे। बिल्कुल चांस है कब देंगे, और खिलाड़ियों को चांस देने की ज़रूरत होती है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं डोमेस्टिक सीज़न के अंदर। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर लीग खेला जाता है, उसमें अगर परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ तो फ़ौरन सिलेक्शन हो जाती है, वो लड़के को फ़ौरन चांस मिल जाता है। उस्मान खान की तरफ आऊँगा, और उस्मान 274 रन कर टॉप स्कोरर रहते हैं इस टूर्नामेंट के, अच्छे विकेट कीपर के तौर पर भी सामने आए हैं। और जावेद साहब से ज़रूर उस्मान के हवाले से भी बात करूँगा मैं। जावेद साहब एक अच्छा प्लेयर, और इसने यहाँ भी प्रूव कर दिया डोमेस्टिक के अंदर भी पाकिस्तान की जानिब से खेल कर कि उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, वो लंबे बारी खेल सकता है। इस टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस उस्मान खान की रही है। और क्या आप समझें, जहाँ पर T20 में हम बड़ा फोकस दे रहे हैं यहाँ उस्मान खान को, वनडे मैचेस भी हमने अभी काफ़ी खेलने हैं, और उससे कबल उस्मान का फॉर्म में आना एक और आपके पास समझते हैं कि वनडे के अंदर उस्मान की भी जगह बनती दिखाई देगी? जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा ये चैंपियन वनडे कप में उस्मान खान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बैसियत बैट्समैन नहीं बल्कि विकेटों के पीछे ही बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, और आपको पता है कि टूर्नामेंट का वो बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट विकेट कीपर रहा है। 272 रन उसके रन जो है उसने इस टूर्नामेंट में लगाए। कामरान गुलाम जो है 250 के साथ सेकंड है, तो उस लड़के में सलाहियत तो है। अगर हमने उसको T20 में सिलेक्ट किया था तो वहाँ जो है अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार नहीं कर सका, लेकिन ये कि इस चैंपियन वनडे कप में 2-3 इनिंग्स उसने ऐसी खेल दी हैं कि लग यही रहा है कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, मुझे लग रहा है रिजवान के साथ जो है उस्मान खान, चलो रिजवान के साथ उस्मान ऊपर नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे। जब साहब पाकिस्तान के विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने दुबई में मौजूद है, और आज उसका दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, और इस पे विमेंस टीम के हवाले से मैं ज़रूर आपसे भी बात करूंगा, काशिफ से भी बात करूंगा कि परफॉर्मेंस पहले मैच में जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था स्कॉटलैंड के खिलाफ कोई ख़ास नहीं रही, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि दुबई की विकेटों में तो हमारे जैसा ही माहौल होता है, हमारे जैसी कंडीशन होती है, विकेटें भी तकरीबन मिलती जुलती हैं, परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा प्लेयर्स से? मोइन भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ जाके दुबई की तपती सहराओं और गर्मी में जब उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे, ना वो दिन देख रहे थे, ना शाम ना सुबह, बहुत ज़बरदस्त मोहम्मद वसीम जो है कोचिंग कर रहे हैं टीम की, और लड़कियों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही उनका ये वार्म अप मैच आया स्कॉटलैंड के खिलाफ, हमारी लड़कियां थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। इसी वजह से जो है स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है जो इनकी जो सलाहियत थी उसका खुलकर इजहार नहीं कर सकी। लेकिन ये है कि ये भी अच्छा साइन है कि आपको स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है वार्म अप मैच में जब शिकस्त हो जाती तो आपकी जो भी गलतियां कोताहियां होती उसका आपको पता चल जाता है, और उसको सीखने के बाद जो है अब जब दोबारा आप आज जैसे श्रीलंका के साथ मैच है, जो गलतियां स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने की थी आज उस पर काबू पाएंगी, और श्रीलंका के खिलाफ जब वार्म अप मैच खेलेंगी और उसके बाद जब ये जाएंगी मेन राउंड्स में वर्ल्ड कप में, तो मैं देख रहा हूं हमारी वुमेन्स टीम में बहुत तगड़ा होकर आएगी।
बिल्कुल तगड़े होकर आते हुए दिखाई दे रही है विमेंस टीम। इस पे मज़ीद और भी अपने शो के अंदर गुफ्तगू करेंगे जब मैचेस वर्ल्ड कप के स्टार्ट हो जाएंगे। और यकीनन क्योंकि आखिरी चंद मिनट रह गए हैं तो काशिफ साहब से भी यही पूछना चाहूँगा। जी काशिफ साहब, विमेंस टीम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए फातिमा सना ने तो जाते वक्त बहुत अच्छी इन्होंने इंटरव्यू में अपना बोला था कि हम लोग बहुत ही मोटिवेट हैं और हम लोग फिट हैं और सब यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे कराची में। तो कहने का मकसद है इन्होंने कैंप तो लगाया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते रहे, मगर अब जब देखना ये है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है वुमेन्स का, उसमें वो कितनी खातर खा उनको क्लाइमेट का तो फ़र्क आएगा, क्यों कराची की पंजाब की जो विकटें हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह जब ये दुबई में, यूएई में और शारजा में खेलेंगे, वहाँ पर आपको पता है गर्मी जो है ना ये बहुत ज्यादा होती है। चले गर्मी बहुत ज्यादा होती है। चल लम्हात रह गए हमारे पास और आखिरी सवाल मैं जावेद इकबाल भट्टी से पूछना चाहूंगा। कल चैंपियंस वनडे कप के मौके पर जो है पाकिस्तान के लेजेंड स्पिनर सईद अजमल ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अंडर 19 सतह पर जो है ना T20 क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। इस पर ज़रूर पूछूंगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्या समझते हैं कि बड़ी जल्दी शायद यहाँ पर मिनटोर बनने के बाद सईद अजमल को ख्याल आ गया कि खिलाड़ियों को वो मैचेस खिलाए जाएं जिसमें खिलाड़ी थकावट का शिकार हो जाए, उन्हें लंबी क्रिकेट खेलने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने क्लब लेवल पर जो T20 क्रिकेट होती है उसे बंद करने का मशवरा दे दिया। कितने मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं सईद अजमल की इस बात से? बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ सईद अजमल की इस बात से, लेकिन यह है कि बहुत देर कर दी इन्होंने। जिस दिन से आप जो है आप इनके साथ मेंटोर लगे हुए थे या उससे पहले भी आप बता सकते थे क्रिकेट बोर्ड को, भाई ये देखें जब से T20 आया, क्लब क्रिकेट में आया है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने हैं, इंटर कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटी, जहाँ देखें आप सिर्फ T20 हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ अंडर 19 से नीचे तो बिल्कुल जो है ना ये T20 पर पाबंदी लगा दें। बिल्कुल अंडर 19 पर पाबंदी लगा दें। साहब इस पर मजीद गुफ्तगू जरूर जारी रहेगी हमारे अगले शो के अंदर और इस पर मैं कोशिश करूंगा। जो बड़ी अच्छी बात की सईद अजमल साहब ने, किसी को अंडर 19 सतह पर ऑर्गेनाइजर को लेकर इस पर गुफ्तगू जरूर करूँ क्योंकि एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर सईद अजमल ने जो है यहाँ पर एंकर पर्सन को दे दिया है। तो बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका, काशिफ फारूकी साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान के सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।